नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 13 फरवरी के एडिटोरियल्स हैं, आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। तो पहला आर्टिकल है अमेरिका और इंडिया के रिलेशन के बारे में। तो इसमें इस आर्टिकल में ना, इस एडिटोरियल में स्पेशली जो राइटर हैं वो सिर्फ वो ना 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है? बाकी बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं सिंपल। पहला कि देखो 1945-50 के बाद जो अमेरिका की जो अप्रोच थी, वो अप्रोच कैसी थी? वो लीडरशिप वाली अप्रोच थी। अमेरिका लीडर की तरह व्यवहार कर रहा था। अमेरिका लीडर की तरह बिहेव कर रहा था। अमेरिका दूसरी कंट्रीज़ को सहायता दे रहा था। अमेरिका दूसरी कंट्री को ना मिलिट्री एड दे रहा था। ठीक है? डिफेंस में बहुत सारा जो इक्विपमेंट्स है, जो वेपन्स हैं वो बेच रहा था। ठीक है? दूसरी कंट्री और क्या बोलते हैं, लोन भी देता है। ठीक है? जैसे अभी भी वो लोन देता है बहुत सारी कंट्रीज़ को। बहुत सारी कंट्रीज़ तो अमेरिका की ही जो मिलिट्री है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है? अभी अभी तक भी। तो वो राइटर ये बोल रहे हैं ना कि अमेरिका की जो अब तक की अप्रोच रही है, वो रही है लीडरशिप वाली। लेकिन जब से ट्रम्प आए ना, ट्रम्प की जो अप्रोच है वो अमेरिका फर्स्ट वाली अप्रोच है। वो मतलब उनको बहुत लीडरशिप अमेरिका लीडर बना रहे हैं, अमेरिका का बहुत अमेरिका का बहुत नाम हो, उसको उसको उन उनको ना उसको ना उससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिंपल चीज़ ये है कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं और जो अमेरिकन्स के जो इंटरेस्ट हैं, अमेरिका में जो सिटीज़न उनके उनके जो फ़ायदा है, उनका फ़ायदा होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जैसे पहला चीज़ क्या किया, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को टैरिफ लगा दिया। ठीक है? मैक्सिको, चाइना और कनाडा के ऊपर लगा ही दिया। इंडिया से भी बोला है। ठीक है? और उसने एक चीज़ बहुत स्ट्रेट साफ-साफ बोल दी है कि अगर कोई भी कंट्री ना अगर हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो उसके ऊपर हम ना 25% टैरिफ लगाते हैं उसके सामान के ऊपर। सीधा ये चीज़ है। और बहुत सारी कंट्रीज़ को पहले जो अमेरिका एड देता था, सहायता देता था, लोन देता था, सामान बेचता था, वो नहीं अब दे रहा है। ठीक है? और ये चीज़ हो गया। दूसरा ये ना कि ट्रम्प की जो बहुत सारी पॉलिसी है टैक्सेशन को लेके, ठीक है? मतलब ये चीज़ इतनी ही सारी चीज़ें हैं कि मतलब अमेरिका बिफ़ोर ट्रम्प और अमेरिका ड्यूरिंग ट्रम्प, ये चीज़ समझ लो बस। ये इस चीज़ का मतलब है कि पूरा एक आर्टिकल है ये, ठीक है? अब इसमें इंडिया क्या है? देखो बेसिकली क्या है ना कि अभी एक मीटिंग हुई थी एआई के ऊपर। कहाँ पे? फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में एआई एक्शन समिट हुआ था, पेरिस फ्रांस में, जिसको को-चेयर किया था पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ ना को-चेयर किया था। ठीक है? ठीक है? उसको होस्ट किया था, को-होस्ट किया था, एक तरह से समझ लीजिए आप। तो उसके बाद ना जो मोदी थे वो अमेरिका भी गए और वहाँ अमेरिका जाने से पहले ना उन्होंने कुछ 5 ऐसी चीज़ें बताई, 5 ऐसे पॉइंट दिए, 5 ऐसे एरिया बताए जहाँ पर इंडिया और अमेरिका ना कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे पहला है ट्रेड, ठीक है? दूसरा है डिफेंस, तीसरा है एनर्जी, चौथा है टेक्नोलॉजी और पाँचवाँ है सप्लाई चेन रेजिलियंस। ठीक है? तो चलो ट्रेड की बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रेड का मामला देखो ये है भाई। देखिए, इंडिया और यूएसए के बीच में ना काफ़ी बहुत इनफैक्ट जो अमेरिका है ना, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है जब बात आती है सरप्लस की। मतलब सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है ना इंडिया को ट्रेड करके बेच के, सबसे ज़्यादा इंडिया यूएसए में, अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है सामान अपना, और उससे इंडिया को $45 बिलियन का बेनिफिट होता है। और ये ना और यूएसए को इंडिया के साथ ट्रेड करने से ना, व्यापार करने से इंडिया के साथ अमेरिका को $45 बिलियन का घाटा होता है, लोन डेफिसिट होता है, एक तरह से अभी समझ लो। ठीक है? तो मतलब यही चीज़ है। तो इससे ना जो ट्रम्प है काफ़ी बहुत खुश नहीं है। ट्रम्प ने टैरिफ के लिए बोला है, आरोप लगाते भी हैं। पहले भी आरोप लगाते थे, जो हार्ले डेविडसन जो बाइक होती है, कि भाई वो अमेरिका से ना इंडिया में आती है और इंडिया उसके ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगा देता है। तो उस चीज़ के लिए बोला है। ठीक है? और भी चीज़ें हैं सामान के ऊपर। तो बहुत सारे इशू रहे इंडिया और चाइना, उसके यूएसए के ट्रेड रिलेशन के बारे में, क्योंकि इंडिया सरप्लस में है और अमेरिका डेफिसिट में है। तो ये चीज़ ना थोड़ा ठीक नहीं लगती डोनाल्ड ट्रम्प को। दूसरा है डिफेंस के मामले में। ठीक है? या मैं बोलूँ अभी इसी में चलो बात करते हैं कि जैसे इंडिया क्या बोलते हैं, ट्रम्प है ना, ट्रम्प वो क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों को नहीं मानते। ट्रम्प बोलते हैं क्लाइमेट जैसा कोई भी इशू नहीं होता है। ठीक है? तो वो क्या बोलते हैं, क्योंकि तो उसका एक रीज़न भी है कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका सबसे बड़ा मेजर प्रोड्यूसर है। अमेरिका इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है? बहुत सारा जो फ्यूल होता है, कोल फ्यूल होता है, वो वाला उस फ्यूल का ना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी, एक्सपोर्टर भी है। तो वो इंडिया को तो मतलब वो सीधा बोल रहा भाई क्लाइमेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मतलब खूब आराम से जो कोल एनर्जी है, कोल प्लांट में जो एनर्जी यूज़ हो रही है, हाइड्रोकार्बन वाली जो एनर्जी है प्रोड्यूस हो रही है, उसको खूब प्रोड्यूस करो। कार्बन क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ भी नहीं होता। ठीक है? और होएगा भी तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसका जो इफेक्ट है उसको कम कर देंगे। ये चीज़ है। दूसरा है भाई, देखो ट्रम्प बोल रहा है भाई कि न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस करो, क्योंकि आगे आने वाले समय ना एआई जब जब आएगा ना, तो बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका नीड होगा। तो वो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है ना,
वो मतलब कोल बेस्ड जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड एनर्जी है उससे पूरी नहीं हो पाई, उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा जो सेक्टर है इसमें डिफेंस है। तो ठीक है, डिफेंस में मतलब अब यही है भाई, देखिए कि इंडिया ऑलरेडी इंडिया मतलब काफ़ी सारा सामान खरीदता भी है यूएसए से, मतलब काफ़ी सारा जो वेपन है वो खरीदता भी यूएसए से, अमेरिका से। लेकिन मोदी जी ये कर सकते हैं कि मोदी बात कर सकते हैं, मोदी जी कोई अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं जिसमें अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, और इंडिया के साथ ही कॉपरेशन में कोई जो वेपन है, कोई भी एयरक्राफ्ट है, वेपन है, सबमरीन है, वो मैन्युफैक्चर करे। ठीक है, इंडिया में रह के, ये चीज़ है। और बहुत सारा एफडीआई और वो सब इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में वो। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी देखो, आपको पता ही है ना कि 2023 में जब बाइडन थे ना, तो उस टाइम पे ना एक इनिशिएटिव साइन हुआ था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जेंट टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जेंट टेक्नोलॉजी करके। तो बस वही है कि भाई देखो, राइटर ये बोल रहे हैं भाई कि इंडिया ने साइन तो किया है, लेकिन इंडिया पूरी पूरी तरीके से ना अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे कोविड-19 के टाइम पे ना, कोविड एरा में चाइना ने जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ को ना सामान देने से मना कर दिया था, तो ये भी हो सकता है कि यूएसए भी मना कर दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया ना यूएसए इंडिया को कमिटमेंट दे। और इसमें पांचवा जो पॉइंट है ना, पांचवा पॉइंट है सप्लाई चेन के बारे में। तो बस वही फिर से बात चीज़ है कि भाई जिस सप्लाई चेन बनी रहे बराबर, ग्लोबल सप्लाई चेन, तो उसके लिए एक कंट्री पे इंडिया डिपेंड नहीं हो सकता, ना ही यूएसए पे, ना ही चाइना पे, क्योंकि कोविड टाइम पे, कोविड एरा में ये चीज़ हम झेल चुके हैं। ठीक है, तो उस चीज़ में भी इंडिया कमिटमेंट ले सकता है ट्रम्प से। तो पूरा टॉपिक मतलब यही था बेसिकली। जो दूसरा आर्टिकल है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली क्या है ना कि जो एचएएल है, उस वो सिंगल एक अलोन जो कंपनी है इंडिया में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसको ना एक टारगेट दिया था कि एक उसको ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कंपनी है उसको 190 जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे वो इंडियन आर्मी को देने थे। ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स है उसको देने थे। लेकिन और कमाल की बात क्या है ना, बताएं, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1983 में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1983 में। ठीक है, लेकिन 1983 से ना अभी तक सिर्फ दो ही ऐसे जो क्या बोलते हैं, कॉम्बैट जेट स्क्वाड्रन है जो एचएएल ने जो इंडियन एयरफोर्स है उसको दिए हैं। अब ये कॉम्बैट जेट स्क्वाड्रन क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी जो टीम, मतलब ये समझ लीजिए आप कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें ना टीम डिवाइडेड होती हैं। तो ऐसी ऐसी ना 30 टीम बनी हुई हैं। ठीक है, जो जिनके पास जो मतलब एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, ऐसे 30 टीम है, 30। ठीक है, और वैसे बेसिकली जो सैंक्सटन जो होनी चाहिए, जो कैपेसिटी है वो है 42 की, लेकिन है ही 30। तो एचएएल ने सिर्फ अभी ना सिर्फ दो ही जो कॉम्बैट जेट स्क्वाड्रन है वो प्रोवाइड की हैं। ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, और टारगेट था कि उसको नहीं भाई 190 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देने थे इंडिया को, तो वो नहीं दे पाए। तो बेसिकली आर्टिकल उस चीज़ के बारे में कि एचएएल इंडिया के जो बहुत सारे जो पहले जो एयरक्राफ्ट थे, जैसे मिग 21 था जो 1950 का डिज़ाइन हो रखा है, सोचो मतलब 70 साल पुराना एयरक्राफ्ट इंडिया यूज़ कर रहे हैं अभी भी। और इसके अलावा और भी हैं, जैसे मिराज है, मिराज 200, मिराज 2000, मिग 29, जैगवार, ये भी आगे चल के ना रिटायर हो जाएंगे 2030 तक। तो ना ये बात ये ना कि एचएएल ने क्या बोलते सप्लाई है वो सप्लाई की नहीं है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की, वो सप्लाई कर नहीं पाया है। और इंडिया के पास अभी एयरक्राफ्ट की क्राइसिस है। ठीक है, और इंडिया बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट अभी भी यूज़ कर रहा है, मिराज वगैरह, जैगवार वगैरह, उनको वो मतलब आगे चल के ना कुछ ही 5 से 10 साल में रिटायर कर देगा। तो इंडिया के पास बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस चीज़ से ये चीज़ है भाई कि मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है इंडिया को सप्लाई चेन के बारे में। तो ये पूरा मतलब आर्टिकल है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो एचएएल के लिए? देखिए बहुत सिंपल सा बात है, प्राइवेट सेक्टर को ना इसमें ना जोड़िए। प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंटेशन जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉपरेशन जरूरी है, जिससे बहुत सारा फंड वगैरह, एक्सपर्टीज वगैरह मिल सकता है। और जब भी प्राइवेट सेक्टर आता है ना, कहीं कहीं भी जुड़ता है ना भाई, तो एफिशिएंसी ना ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट की बढ़ जाती है। दूसरे जो कंट्री हैं उनके साथ ग्लोबल कोऑपरेशन कीजिए कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है, अमेरिका से इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे, और बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट है, डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है, वेपन्स हैं, उनको बनाने के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है, बहुत सारा एफडीआई आ सकता है अमेरिका से। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा जो पीएसयूज़ हैं उनको स्ट्रेंथन कीजिए, उनकी जो ऑडिटिंग टाइम है, रेगुलेशन है, उनको बेटर कीजिए। तो ये चीज़ है, मतलब बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, सिंपल सा था कि भाई एचएएल को जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो एचएएल पूरा नहीं कर पाया है टाइम पे। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट 1983 से चल रहा था, लेकिन अभी तक वो
जो कमिटमेंट था उसका 50% भी नहीं कर पाया। तो ये चीज़ है। अगला इसमें जो आर्टिकल है वो हम लोग बात करेंगे जेंडर जो रेस्पॉन्सिव बजटिंग है उसके बारे में। एक्चुअली क्या ना, अभी जो बजट आया है 2025-26 का, तो उसमें ना बहुत अच्छे प्रोविज़न दे रखे हैं जेंडर बजटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। और इस बार जो अलोकेशन है ना जेंडर बजटिंग के लिए, वो 8.8% है, मतलब 2% ज़्यादा है, क्योंकि 2024 में 24-25 में ये था 6.8%, और अभी है 8.8%, ठीक है। और पूरा लोकेशन है 4.49 लाख करोड़ का, 4.49 लाख करोड़ का, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 49 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। और अभी थोड़ा बात कर रहे हैं राइटर इसमें कि जो फीमेल्स का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है ना, वो 2023-24 में 42% था, और मेल्स का है 79%, 79%, ठीक है। और ग्लोबल एवरेज है ना, टोटल जो फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट वो है 47। तो इंडिया से जो ग्लोबल एवरेज है 47, 47, और इंडिया में 42, तो कम है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये थी कि इंडिया, और टारगेट दे रखा है मोदी जी ने, जैसे इंडिया को ना, इंडिया में दो विकसित भारत जब बनाएंगे 2047 तक, तो उस टाइम तक ना 70% जो फीमेल्स है ना उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए लेबर फोर्स में। ये टारगेट है कि 70% महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए 2047 तक। ये चीज़ अभी है 42% सिर्फ, ठीक है। तो वो चीज़ अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्किल इंडिया प्रोग्राम, दीनदयाल उपाध्याय, बहुत सारे प्रोग्राम है, मनरेगा है, और भी योजनाएं हैं, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट स्किल देना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वगैरह, ये सब चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। और भी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, जैसे ई श्रम पोर्टल है, तो जहाँ पर जो गिग वर्कर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि गिग वर्कर्स जैसे जो ओला वगैरह में काम करते हैं, जोमेटो, स्विगी में काम करते हैं, तो उनको गिग वर्कर बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग ना यहाँ पर जो श्रम पोर्टल है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे उनका पूरा डेटा हो गवर्नमेंट के पास, जिससे वो गवर्नमेंट, और उनको ना एक आईडी कार्ड भी दिया जाएगा और वर्कर्स को, जिससे ना गवर्नमेंट के पास उनका पूरा डेटा होगा कि वो कहाँ काम करते हैं और किस कंपनी में काम करते हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उनको ना गवर्नमेंट फ़ायदा दे पाएगी, बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उनका, ठीक है। और दूसरा इसमें ना गवर्नमेंट ने बहुत सारी और भी स्कीम चलाई है महिलाओं के लिए, जैसे एक है पीएम धन धान्य योजना फॉर वीमेन फार्मर्स के लिए, ठीक है। पीएम धन धान्य योजना वीमेन फार्मर्स के लिए। और बजट में और भी सारे प्रोविजन थे, जैसे एक ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करना है, और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। ये भी चीज़ है। और एक चीज़ और जानने की जरूरत है कि जितनी भी एमएसएमई है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसमें जो 20.5% जो एमएसएमई है ना, वो उनकी जो ऑनर है, उनकी जो मालकिन है वो महिलाएं हैं, ठीक है। और वो जो एमएसएमई है वो 27 मिलियन जो लोगों को ना काम देती हैं, 2.7 करोड़ एम्प्लॉयज़ को काम देती हैं वो लोग, ये चीज़ है। और भी गवर्नमेंट ना इनिशिएटिव ले सकती है, जैसे जो केसीसी कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, उनको डीलिंक कर सकती है, ठीक है, लैंड ओनरशिप से, क्योंकि जो ओनरशिप है वो महिलाओं के पास तो होती नहीं है, तो वो होती है मैन के पास। तो उनको ना केसीसी जो कार्ड से ना, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने में दिक्कत आती है, और उसको डीलिंक कर देंगे ना तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत महिलाओं को कोलेटरल फ्री लोन दिलवा सकते हैं। फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, अवेयरनेस है, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। डेटा गवर्नमेंट इकट्ठा कर सकती है उनके बारे में पूरा प्रॉपर। तो ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, फिर ना इसके बाद मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा 13 फरवरी के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं एग्जाम के लिए, उसके बारे में। जैसे पहली न्यूज़ है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बेसिकली होती क्या है, एक्चुअली क्या बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में एक एनजीओ थी जो इस्टेब्लिश हुई थी। तो वो ना ये हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालती है। तो 2025 की इंडेक्स है, उसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो है 38। इंडिया की रैंक कितनी है, 38। टोटल कितनी कंट्रीज है इसमें, 180, ठीक है। सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी, इंडिया की जो रैंक है वो 96 है, ठीक है, 96 है। इंडिया का जो स्कोर है ना वो 38 है एक्चुअली, ये चीज़ है। और इस आर्टिकल में ये बताया गया कि इंडिया की जो रैंक है ना गिर गई है, ख़राब हो गई है। पहले इंडिया की रैंक 2024 में 93 थी, और इंडिया का जो स्कोर था ना वो थोड़ा बेटर था, 39 था, एक ज़्यादा था। अब स्कोर भी गिर गया है, और जो क्या बोलते हैं, जो रैंक है वो भी गिर गई इंडिया की। तो उसके बारे में तो मतलब इससे है कि इंडिया में जो करप्शन है ना 2024 से थोड़ा बढ़ ही गया है इस साल, ये चीज़ है। और बेसिकली होता क्या है ना, इस इंडेक्स में ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेंज करती है 0 से लेकर 1 तक। अगर किसी भी कंट्री मतलब अगर जीरो है इसको, तो वो हाईली करप्ट है।
अगर स्कोर 1 है तो वो वेरी क्लीन है, बहुत साफ़ है, बहुत मतलब ट्रांसपेरेंट कंट्री है वो, वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और बता दूँगा मैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एनजीओ है, जो 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसका हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी में, बर्लिन, ठीक है, जर्मनी में। तो ये है एक्चुअली इसमें एक चीज़ और है कि ग्लोबल जो एवरेज था ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इस बार वो था 43, ठीक है। और इंडिया का कितना है? इंडिया का है 38, तो मतलब स्कोर भी कम है इंडिया की, ये चीज़ है। इस बार इस साल जो लिस्ट को ना टॉप पे किसने टॉप किया है? वो डेनमार्क टॉप किया है, उसके बाद फिनलैंड, देन सिंगापुर, ठीक है। पहली डेनमार्क, सेकंड फिनलैंड, तीसरी सिंगापुर। इंडिया की रैंक कितनी? 96, पहले थी 93 2024 में। और स्कोर था इंडिया का पिछली बार 39, इस बार हो गया 38। ये इसमें हाईलाइट्स हैं। तो जो वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री हैं वो है सोमालिया, साउथ सुडान और सीरिया, ये चीज़ है। और ये मतलब ये जो इंडेक्स है ना हाईलाइट करती है इस बात को कि किस तरह से ना जहाँ पे भी करप्शन होता है ना ज़्यादा, जहाँ पे करप्शन सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज को लेके जो अवेयरनेस है और जो एक्शन है वो वहाँ पे वो कंट्री लेती नहीं है। क्योंकि भाई देखो ऑलरेडी वहाँ पे इतना करप्शन है, इनएक्टिविटी है, इतना इनस्टेबिलिटी है, तो वहाँ पे कौन क्लाइमेट चेंज जैसे इशू के ऊपर बात करेगा। तो उस चीज़ के बारे में अगला जो टॉपिक है इसमें वो है पनामा के बारे में। तो पनामा बेसिकली क्या है ना, उसने जो BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, BRI प्रोजेक्ट किसका है? चाइना का। इसकी फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। ये जो इस पूरे जो इसमें क्या है ना कि जो पनामा है ना, पनामा ने चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उससे विड्रॉ कर लिया है, मतलब उससे बाहर आ गया है, ठीक है। और अब इसलिए पनामा के बारे में जान लेते हैं। पनामा पैसिफिक और अटलांटिक जो ओशन है ना उसको कनेक्ट करता है, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। और ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है, ठीक है, उतना ही जानना था। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में। 2025 ये एक्सरसाइज होती है साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। और इस बार हुई है राजस्थान में, ठीक है। और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना है कि एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है और राजस्थान में हुई है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके बाद अगला टॉपिक है PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के बारे में। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के बारे में 2021। एक्चुअली क्या ना, ये जो योजना थी वो 2021 में आई थी, ठीक है बेसिकली। और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर भी 60% ऑलमोस्ट देता है फंड वगैरह, अलोकेशन वगैरह, और 40% देते हैं स्टेट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए ये जो अलोकेशन है वो 90 और 10 का रेशियो में है, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या बोलते हैं ये किसके अंडर लॉन्च हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है शिव शक्ति पॉइंट के बारे में। तो जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे ना जहाँ पर हमारा जो विक्रम लैंडर था वो लैंड हुआ था, उस जगह को बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं। और ये पॉइंट कहाँ पे? साउथ पोल में। जैसे हमारा चंद्रयान 3 था वो साउथ पोल में गया था, और ये शिव शक्ति पॉइंट पे लॉन्च हुआ, क्या बोलते हैं, लैंड हुआ था बेसिकली। और उस दिन के बाद ना 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के बारे में भी सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्पेस डे। और इंडिया चौथा कंट्री बना था जिसने जो चांद का मून के साउथ पोल पे लैंड किया था, अपना लैंड करवाया था। किसके बाद? अमेरिका, चाइना और रसिया के बाद, ठीक है। और ना चंद्रयान 2 जब 2022 में लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे ना हमारा जो रोवर था वो जो लैंडर था ना वो सही से लैंड नहीं कर पाया था, टूट गया था। लेकिन वो जहाँ पर जाके वो लैंड हुआ था टूट के गिरा था, उस पॉइंट को बोलते हैं तिरंगा पॉइंट। तो एग्जाम के लिए ना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और SSC वगैरह, CGL वगैरह, रेलवे, बैंकिंग, इन सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिरंगा पॉइंट कौन सा, पूछ सकते हैं तिरंगा पॉइंट ये कहाँ पर है, ऑप्शन दे सकते हैं। और शक्ति पॉइंट कहाँ पर? सिर्फ शक्ति पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला इसमें जो आर्टिकल है वो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन के बारे में, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन के बारे में। तो ये जो कैंपेन है ना वो 13 स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है, 13 स्टेट में लागू हुआ है, 13 स्टेट में 111 डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में, 13 राज्यों के 111 जिलों में, ठीक है, ये चीज़ है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस है उसको ख़त्म करना 2027 तक। कब तक? 2027 तक जो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस बीमारी है उसको ख़त्म करना। लिम्फेटिक फ्लेरेसिस बीमारी को हाथी पाँव भी बोलते हैं, हाथी पाँव।
क्योंकि इसमें क्या होता है ना, किसी भी अगर किसी पर्सन को ये जो बीमारी हो जाती है ना, तो उसका पैर सूज के ना हाथी जैसा हो जाता है, मोटा बहुत, ठीक है। और ये WHO ने इस पर्टिकुलर डिजीज़ को मतलब किस कैटेगरी में डाल रखा है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की कैटेगरी में डाल रखा है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या बोलते हैं, ये बेसिकली होता किससे है, ये होता है पैरासाइट, ये ना एक पैरासाइट से होता है जिसका नाम होता है नेमाटोड्स। तो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि जो लिम्फेटिक फ्लेरोसिस है वो कैसे होता है, वो होता है एक पैरासाइट होता है नेमाटोड्स, जो एक बेसिकली राउंड वॉर्म होता है, ठीक है, राउंड वॉर्म इसी है। तो ठीक है, तो आज का ये हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू।